हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो किसी कारणवश वहाँ से कट गई थी। ई कॉमर्स इंडिया वाला जो पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग कि भारत में 2019 में 3.9 अरब डॉलर बिजनेस था, ठीक है ना। उसके बाद में 2013 में 12.6 अरब डॉलर था और 2016 और 7 में ऑनलाइन बाजार की 19% की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है ना। 19% बोलते इंक्रीज हुआ था भारत का ई कॉमर्स इंडिया का ऑनलाइन बाजार। और 2017 में 450 मिलियन कितने यूजर थे? 450 मिलियन, जो आबादी का 40% हिस्सा मतलब 40% हिस्सा आएगा। दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा यूजर बनने के बावजूद भी चीन 650 मिलियन आबादी का मतलब उनकी पॉपुलेशन का कितना आएगा? 48%। सिंपल सी बात है, सिर्फ 48% है चीन। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग चीन में होती है, लेकिन फिर भी कितना है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से? ओनली 48%, ठीक है। अमेरिका 266 मिलियन, बल्कि उनकी पॉपुलेशन का 84%। वहाँ की पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है, तो इसके हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से देखा जाए कि 650, 450 और 266, तो इस हिसाब से तो कम है, ठीक है ना। बट उनकी पॉपुलेशन का 84% हिस्सा ऑनलाइन बाजार में है, ठीक है ना। और फ्रांस का 54 मिलियन मतलब 81% हिस्सा ऑनलाइन बाजार में है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है ना, उनके मुकाबले। अमेरिका और फ्रांस के मुकाबले अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत कम है, ठीक है ना। उनके हिसाब से तो बाजार हम लोग बहुत कम पे चला रहे हैं, लेकिन भारत में ई कॉमर्स एक अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है, जो हर महीने लगभग 6 मिलियन नए सदस्यों को जोड़ता है। एक अनुमान के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत के ई कॉमर्स मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। कितने का होगा? 2 लाख करोड़ रुपए का। अब आता है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके नाम के अनुसार बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स दो व्यवसायों के बीच नए लेन देन से संबंधित है। जैसे अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है, तो वो B2B के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब बिजनेस से बिजनेस, एक कंपनी है कि वो माल बनाती है, दूसरी कंपनी उसको बेचती है, इनके बीच का जो इंटरेक्ट होगा, इनके बीच का जो कनेक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कस्टमर, B2C। इसमें लेन देन एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है। सबसे ज्यादा होने वाला ई कॉमर्स यही होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि जैसी कंपनीज उपभोक्ता के सीधे संपर्क में आती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो भी पॉइंट है बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट उपभोक्ता से आएगा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से हम लोग शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है ना, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। यह लेन देन का अपोजिट है, लेन देन का अपोजिट है, मतलब B2C का अपोजिट है। इसमें लेन देन कंज्यूमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और कोई कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती है, ठीक है ना। उसी का जस्ट क्या हो गया? अपोजिट। इसमें कोई कंज्यूमर है जो बिजनेस के बीच होता है, जैसे कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बनाना है तो कंज्यूमर क्या है? ऑनलाइन रिक्वायरमेंट दे रहा है और कंपनी उसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देती है। जैसे बोल सकते हैं कि हम अपना काम बिजनेस से करवा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ से कोई काम करवाना है कि मेरे को कोई एप्लीकेशन बनवानी है, मुझे कोई ऑनलाइन काम करवाना है, तो मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। फैसिलिटी दूंगा तो मुझे पेमेंट देंगे उसके बदले। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। यह दो कंज्यूमर यानी दो उपभोक्ताओं के बीच का होता है। इसमें दो उपभोक्ता द्वारा आपस में कुछ खरीदा और बेचा जाता है, जैसे eBay, OLX आदि पे, ठीक है। यहाँ पर जो ऑनलाइन वेबसाइट है ये तो सिर्फ इनके बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए लगाई गई है। बाकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर चलता है। भैया मेरे पास कोई गाड़ी है, मुझे उसको बेचना है, तो मैं कंपनी को नहीं बेचना है, मुझे कंज्यूमर को बेचना है। वो सामने वाला मेरी गाड़ी देखेगा ऑनलाइन तो वो खरीदेगा। तो ये OLX वाली प्रोसेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G। ई कॉमर्स का इस प्रकार में कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन दिए गए सभी लेन देन शामिल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। खासतौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानूनी दस्तावेज और रजिस्टर आदि जैसे कार्य होते हैं। अब बिजनेस को कोई भी ऑनलाइन काम करवाना, लाइसेंस बनवाना है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, टैक्स भरना, ये सारी चीज़ें किसमें हो गई? ऑनलाइन हो। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, C2G। इसमें उपभोक्ता प्रशासन के बीच की गई
इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं जैसे टैक्स का भुगतान करना, स्वास्थ्य सेवा का भुगतान करना, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना आदि का है। ठीक है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप नॉर्मली बातें कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग, जो आज के टाइम पर ऑनलाइन का या फिर ई कॉमर्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हो आप। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ की जाती है इंडिया के अंदर तो वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है ना, अदर तो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ भी नहीं करते, बट ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट ये सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे यहाँ पर किया जाता है। ई शॉपिंग का अर्थ है इंटरनेट के द्वारा अपनी मनपसंद सामग्री को खरीदना, बनी बात है। ठीक है, भारत में ई शॉपिंग की शुरुआत 21वीं सदी के आगमन के पश्चात हुई, किंतु कुछ ही वर्षों में देश भर में कदम छाई कि जिसकी कल्पना नहीं की। आज एक और भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में घर से बाहर निकलते ही विभिन्न प्रोडक्ट में सजी बड़ी बड़े होर्डिंग, बैनर आदि दुकानें दिख जाती, तो दूसरी ओर घरों के अंदर भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन के एक समृद्ध बाजार मौजूद है। घर से बाहर बाजारों में जाकर अपनी ज़रूरतों के मुताबिक चीज़ों को खरीदना और ऑफलाइन शॉपिंग कहलाता है। अपने यहाँ पर कब हुई शुरुआत? 21वीं सदी में, मतलब 2000 के बाद से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है ना, हमारे इंडिया में क्या है, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको चारों तरफ सजी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी, बड़े बड़े शोरूम मिल जाएंगे, शॉप मिल जाएगी। ठीक है ना, सारा सामान आपको ज़रूरत का वहाँ मिल जाए, ये एक हो गया। दूसरी चीज़, आप घर में बैठे बैठे वही सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक आप बाहर निकल के जाओगे तो आपको सब चीज़ें बाहर दुकानों पर मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ हो गई आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे मिल जाएगी। ठीक है, आप मार्केट में जाकर खरीदी करते हो तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है, और अगर आप मोबाइल या इंटरनेट या फिर कंप्यूटर द्वारा अगर शॉपिंग करते हो तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। अब फ़र्क क्या पड़ता है दोनों में? ठीक है ना, पहली चीज़ का फ़र्क तो ये पड़ता है कि ऑफलाइन में जाओगे तो आपको ट्रैफिक मिलता है। ठीक है ना, ट्रैफिक मिलेगा, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ रहेगी। ठीक है ना, आपको 10 दुकानें जानी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में क्या है ना, आप अपने घर में बैठे हो, एसी लगाया, सोफे पे बैठे, आपने ऑनलाइन जो जो चीज़ दिखा आपने सर्च करके निकाली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ के फायदे हैं, नुकसान भी अभी आपने बोल दिया कि ऑफलाइन में हमको ये नुकसान होता है कि हमको भीड़ में जाना पड़ता है, टाइम लगता है, 2-3 घंटे खराब हो गए, खरीदी करनी पड़े। यहाँ जाएंगे 10 मिनट में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, वो घर पे दे जाएगा, छुट्टी। ये आपका एक फ़ायदा हो गया। बट अगर दूसरी चीज़ ये देखी जाती है तो आप ऑफलाइन में जाते हो तो आप अपनी इच्छा से उस चीज़ को चेक करके ले सकते हो। ठीक है ना, आप गए मार्केट गए, आपने कोई चीज़ देखी, उसको अपनी इच्छा से पसंद करी, साइज चेक करी, कलर चेक करा, सारी चीज़ें आप चेक करके उसको ला सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है। ऑनलाइन में आपको सिर्फ एक फ़ोटो दिखाया जाता है, बाद में आने के बाद में, ठीक है ना, वो चीज़ में चेंज हो सकता है, शायद साइज में डिफरेंट हो जाए, या फिर जो चीज़ दिख रही है कि वो ना निकले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर एक चीज़ के फायदे होते हैं, दूसरी चीज़ के नुकसान भी बनी बात है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर खरीदे जाने वाले सामान का ऑर्डर देने के 2-3 दिनों के अंदर ही ऑर्डर घर पर सामान पहुंचा दिया जाता है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का कहना है कि भारत में खरीदारों की काफ़ी संख्या होने के बावजूद लोग बाजार जाकर सामान नहीं खरीद पाते, किंतु आज देश में ई शॉपिंग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है कि 500 से 600 मिलियन लोग इस माध्यम से खरीदारी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर नॉर्मली बात है कि इंडिया में मार्केट बहुत है, आप किसी भी सामान खरीदने जाते हो तो इसी तरीके से आपको हर सामान मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ नहीं मिलेगा, दूसरी दुकान पे मिलेगा, आपको सारा सामान मिल जाएगा। बट रतन टाटा का कहना है कि भारत में इतने सारे खरीदार, मतलब सबसे प्लस पॉइंट तो हमारा है कि हमारे 135 करोड़ की आबादी है। ठीक है ना, सबसे बड़ा इतने सारे खरीदार है हमारे पास में, सबको कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। उसके बाद भी हम लोग मार्केट में कभी इजाफा नहीं कर पा रहे, हम फिर भी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, कारण क्या था? और ऑनलाइन खरीदी में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था 450 मिलियन के समथिंग हम लोग होंगे। ठीक है ना, आबादी का 40% हिस्सा बढ़ चुका है। एक टाइम पर वो हिस्सा 0% था, आज 40% हिस्सा हम लोग। ठीक है ना, तो आप 135 का 40% हिस्सा निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, सचमुच आज भारत देश में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में भारत में ऑनलाइन मार्केट 2.5 अरब डॉलर का था। कितना था? 2.5 अरब डॉलर का, जो 2013 में 16 अरब डॉलर का हो गया। ठीक है ना, और 2023 आने वाले 3 साल बाद 2023 में 56 अरब डॉलर का हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 56 अरब डॉलर का। अब आप सोच सकते हो कि 2009 में मात्र 2.5 था, जो 2013 में 16 हो गया, और 2023 में 56% हो जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ग्रोथ कर रहा है।
ठीक है। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट ये वाला हो गया, ठीक है ना। ऑनलाइन की वेबसाइट के नाम नीचे आपको दिए गए हैं, तो हम सभी को पता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आया था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। जब हम किसी वस्तु या सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट इंटरनेट के द्वारा करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड या अन्य तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ई कॉमर्स में खरीदे गए गुड्स या सर्विस के लिए पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर ऑनलाइन तरीके से कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हो तो उसका पेमेंट आप ऑनलाइन ही करते होगे, ठीक है। आज के टाइम पर क्या हो गया है, सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे। कोई सा भी काम, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो ऑनलाइन पेमेंट करना। सिंपल सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, डिवाइस से अगर कोई पेमेंट करते हो तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है ना। आप पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, ठीक है ना, किसी से भी करो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, डेबिट कार्ड से करते हो, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके हो गए, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या हो गई भाई, इसकी अपनी अपनी कंपनी के, अपनी अपनी बैंकों की सबकी एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा इंटरनेट से वो अपनी जो एप्लीकेशन है बैंक की, उससे हमारा पूरी लिंक कनेक्ट रहती है बैंक से, ठीक है। हम उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, हम चेक लगवा सकते हैं, ठीक है, हम हमारे अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नेट बैंकिंग में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन टिकट। अब ऑनलाइन टिकट हैगा तो सभी को पता है ऑनलाइन टिकट क्या होता है, ठीक है ना। आप बस का, ट्रेन का, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो वो क्या कहलाती है, ऑनलाइन टिकट हो गया। भाई आपको कहीं जाना हैगा, सॉरी ये बोल सकते हैं, आपको कहीं बाहर घूमने दिल्ली जाना, मुंबई जाना, आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाया, ऑनलाइन ट्रेन का टिकट खरीदे, तो ऑनलाइन टिकट में आ गए। आज के टाइम पर सभी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आप बस का टिकट करवा लो, आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, आप कोई प्रोग्राम देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो सभी के टिकट आज के टाइम पर ऑनलाइन बुक हो जाते हैं और आपको पता है कैसे होते हैं, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ई बिजनेस वेबसाइट की लिस्ट, ठीक है ना। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है इसमें वो हैगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, जेबैंक, जोमेटो, बुक माई शो, ठीक है ना। ये आपको जो 6 नाम दिए गए हैं, ये पॉइंट आप खुद क्लियर करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम आपको पता है। आपका होमवर्क यही है कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, जेबोंग, जोमेटो और बुक माई शो के सारे ऑर्डर, या फिर ये बोल सकते हैं इनके सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं और सारी डिटेल इनकी लिखनी है। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग साइट। अब ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर पढ़ने का तरीका, ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करते हो, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करते हो, तो वो क्या कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। अब नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम पर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और कोरोना आने के बाद तो हमारे यहाँ ई लर्निंग का चलन ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करने का। अभी भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को क्या हो गया, चेंजेस होते गए। अब क्या हो गया, आज के टाइम पर ऑनलाइन क्या हो गया, आपको बुक्स भी ऑनलाइन मिल जाती है, सारे डॉक्यूमेंट, आपको नोट्स चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, कि आपको लेक्चर सुनना है तो वो ऑनलाइन मिल जाता है, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाती। तो आजकल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। अब क्या करता है, जैसे आज आपकी एग्ज़ाम है या फिर कल आपकी एग्ज़ाम है और रात में आपको कोई टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, आप किसको बोलोगे कि मुझे ये टॉपिक समझा दे, ठीक है। आप ऑनलाइन जाके वो टॉपिक समझ सकते होगे, आपको ऑनलाइन वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वो टॉपिक किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, इसमें आपको सभी तरह की चीज़ें हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है कि आप अपने घर पे आराम से शांति में बैठ के पढ़ सकते हो। आपको नहीं पसंद आ रहा है कि यार मैं भीड़ भाड़ में पढ़ूँ, आप अपने घर बैठिए आराम से पढ़िए शांति में, ये फैसिलिटी हो गई आपको, ठीक है ना। आपको जिस तरीके से जिस बुक से पढ़ना है, जिससे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। इसके 2 टाइप्स होते हैं ई लर्निंग के, एक होता है सिंक्रोनाइज और एक होता है एक्सोनाइज। सिंक्रोनाइज का अर्थ होता है एक ही वास्तविक समय में वेब के माध्यम से एक प्रशिक्षण के साथ प्रतिभागी की सहभागिता शामिल है। उदाहरण के लिए VCR या वर्चुअल क्लासरूम, जो कुछ नहीं बल्कि असली क्लासरूम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ना। जैसे जूम वगैरह से हम पढ़ाई करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सामने व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, डायरेक्ट आप भी उनसे पढ़ रहे हो, आपको जो डाउट है उनसे क्लियर कर लो, आपको समझा रहा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्या होगा, सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट आता है एनसिक्रोनस।
एसिंक्रोनस जिसका अर्थ होता है एक ही समय में नहीं, प्रतिभागियों को प्रशिक्षक के लाइव इंटरेक्शन के बिना अपनी गति के WT वेब आधारित प्रशिक्षण को पूरा करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या रहता है, जैसे ये वाला सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है ना, हमने वीडियो बना दी, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। ठीक है ना। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला पॉइंट तो आप ही को करना रहता है, मैंने आपसे पहले ही बोला है। अब हमारे यहाँ पर भारत में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट कौन कौन सी है कि उसके नाम दिए गए हैं। तो पहला दिया है indiaeducation.net। यह भारत में सबसे बड़ी ऑनलाइन शैक्षणिक वेबसाइट में से है, जो 48 से अधिक पोर्टल्स को जोड़ती है। कितने पोर्टल्स को, 48 पोर्टल्स। इस वेबसाइट का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार के भारतीय शैक्षिक प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना है। इसका काम क्या है, जितने भी आपके डाउट रहते हैं उसका आंसर देना इसका काम है। नेक्स्ट आता है खान एकेडमी। खान अकादमी एक मुफ्त शैक्षिक वेबसाइट है जो छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति दी। 2008 में सर खान द्वारा निर्मित खान अकादमी ई लर्निंग के उद्योग मानक है। ठीक है ना। W3 स्कूल एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट है जो छात्रों को वेब डिज़ाइन के लिए विभिन्न पहलुओं को सिखाने की समर्थ है। क्या करती है, वेब डिज़ाइनिंग करना सिखाती है। बायजूस नाम सुने ही आपने। बायजूस दुनिया की सबसे मूल्यवान एड टेक कंपनी है और भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाली लर्निंग ऐप है। आज के टाइम पर बायजूस इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली लर्निंग ऐप 2015 में लॉन्च किया गया बायजूस का क्लास 4 to 12, ठीक है ना, चौथी से लेकर 12वीं तक के, और JEE, GATE, GMAT, IAS और ग्री जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक छात्रों के लिए अत्यधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और प्रभावी शिक्षण प्रोग्राम करता है। 33 मिलियन पंजीकृत छात्रों को 2.5 मिलियन वार्षिक भुगतान करने वाले सब्सक्रिप्शन के साथ बायजूस भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शैक्षणिक वेबसाइट में से एक बनी है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोगों को एक फीस देनी पड़ती है, कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उनका, ठीक है ना। जैसे आप ऑफलाइन में करते हो आपको फीस भरनी पड़ती है और आप पढ़ने जाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी है। आपको ऑनलाइन में भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो आप लोगों की क्लास लेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपके डाउट क्लियर करें। और नेक्स्ट आता है कोड एकेडमी। कोड अकादमी आसन पालन निर्देश तत्काल प्रतिक्रिया साथ ट्यूटोरियल कोडिंग के लिए ऑनलाइन वेबसाइट प्रदान करती है और एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम गैर तकनीकी किसी भी व्यक्ति को कोडर में ले जाता है। ये कोडिंग करने के लिए काम आती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है IT वाला, ठीक है ना। यहाँ से इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।